हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीएसटी के बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स आईपीसीसी के सिलेबस में अब कवर्ड है, और आईपीसीसी में जितने भी एग्जाम्स होंगे नवंबर 2014 ऑनवर्ड्स, उन सब में सीएसटी आएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लें। सीएसटी एक सेंट्रल लॉ है। सीएसटी एक कैसा लॉ है? सेंट्रल लॉ, यानी ये यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है वो है 92A ऑफ लिस्ट 1। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये थोड़ी बहुत बातें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होती है। लिस्ट 1 शेड्यूल 7। सीएसटी लेवी करने की जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो इसे कलेक्ट करने की पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सीएसटी पेड फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट। सीएसटी जो आप पे करते हैं इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने वैट पढ़ा हुआ है, वैट की तरह सीएसटी पेड का क्रेडिट नहीं मिलता। सीएसटी पेड कॉस्ट का क्या बन जाता है? पार्ट। ओके, मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट सेल। आई रिपीट, डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट सेल वो डिस्कस की गई है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सेक्शन 3A एंड सेक्शन 3B। इन दोनों में ही 2 सर्कमस्टांस बताए गए हैं कि हम कब सेल को इंटर स्टेट सेल मान सकते हैं, और इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। रीज़न ये है कि सर एक बड़ी वीडियो, बल्कि वीडियो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत टाइम लग जाता है। मैं ये वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे यहीं पे यूट्यूब पे। तो आप एक वीडियो देखने के बाद सीधा दूसरी वीडियो पे जंप कर सकते हैं उसी प्लेलिस्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो सर हमने जो डिस्कस करना है वो है सबसे पहले सेक्शन 3A, और ये सेक्शन 3 का ही एक पार्ट है। सेक्शन 3 एक तरीके से डेफिनेशन देता है इंटरस्टेट सेल की। किसकी? इंटरस्टेट सेल की। पहले हम एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इंटर, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, 2 स्कूल के बीच में, इंटर कॉलेज कंपटीशन, 2 कॉलेज के बीच में। ऐसे ही इंटर स्टेट, तो दिमाग तो अब चल ही गया होगा, बिटवीन 2 स्टेट्स, बिटवीन 2 स्टेट्स। ये चेतन भगत की नॉवल नहीं है, ये बेटा 2 स्टेट्स हैं। अगर 2 स्टेट्स के बीच में सेल हो रही है तो सर हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट सेल। ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे कि सर 2 स्टेट के बीच में सेल कब होती है, कब मानी जाएगी, और 3A किसको कवर करता है और 3B किसको कवर करता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 3A। 3A का जो टेक्स्ट है वो इस प्रकार है। 3A बोलता है इंटरस्टेट sale takes place if sale occasions the movement of goods from one state to another. The movement of goods फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये है 3A का टेक्स्ट, और यहां से हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें निकालनी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पहला वर्ड हमारे पास आया, देयर मस्ट बी अ कंक्लूडेड सेल। सर जब तक सेल नहीं होगी तब तक वो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वो 3A में फॉल कर रही है या नहीं। तो सेल, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेल। सेल के बारे में बहुत सिंपल सी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में भी डेफर्ड और कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट। कंसिडरेशन कैसी भी हो सकती है, बस हमें चाहिए सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर। अगर ये काम हो पाया
तो सर हम मान लेंगे कि वो एक सेल है। सेल होने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड 3A में आता है वो है सर ओकेजन्स। सारा खेल ही इसी वर्ड का है सर इस सेक्शन के अंदर। ओकेजन का बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हम मतलब देखें तो है कॉज, टू बी मोर स्पेसिफिक इमीडिएट कॉज। अगर हम ये मीनिंग लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करें तो सर सेल मस्ट बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैं रिपीट कर देता हूं, सेल मस्ट बी द इमीडिएट कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सर वो सेल फॉल कर जाएगी 3A के अंडर, और जैसे ही वो 3A के अंडर फॉल करेगी इट विल बी टर्म्ड एज इंटर स्टेट सेल, और जैसे ही वो इंटर स्टेट सेल बनेगी CST विल गेट अट्रैक्टेड। अभी ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो इसकी शुरुआत है। इस एक वर्ड पे कितनी फाइट है देखते हैं जरा।